हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने पार्ट बी की एक क्लास हम कर चुके थे। आज हम सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, वो हमने पहले आपको करवा दिया है और हम अब उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं यूनिट से फर्स्ट के ही पार्ट बी में, जिसकी हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज हम उसकी सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ उसके बेसिक्स के बारे में बताया था। बेसिक्स मतलब उसकी ध्रुव शक्ति क्या होगी, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, उसकी आयतन प्रवृत्ति क्या होगी, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और मैंने आपको ये बताया था कुछ पदार्थ जो है कौन सा चुंबकीय व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, या फिर फेरोचुंबकीय जो पदार्थ हैं वो क्या होंगे। फेरोचुंबकीय मतलब जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह से उससे प्रभावित होगा, ये बताया था। ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है मैग्नेटिक फील्ड से किस प्रकार प्रभावित होगा, ये बताया था। अनुचुंबकीय पदार्थ भी वही कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैं अनुचुंबकीय पदार्थ रखूं तो वो किस तरह से प्रभावित होगा, ये चीज़ थी। फेरोचुंबकीय बाद में मैंने आपको बताया था एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या प्रति फेरो चुंबकीय। और एक बात और आई थी फेरी चुंबकीय। ये पांचों मैंने आपको जो ये चुंबकीय व्यवहार है वो मैंने बताया था, ठीक है। फेरोचुंबकीय में एक बात आई थी जिसमें हमने क्यूरी टेम्परेचर की बात करी थी कि क्यूरी टेम्परेचर आखिर होता क्या है, कि कब हम क्यूरी टेम्परेचर के मान, अगर हमारा क्यूरी टेम्परेचर का मान आया है तो उसके बाद में उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, ये चीज़ हमने देखी थी। जब हमने प्रति फेरो यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी तो हमने यहाँ पे नील ताप की बात करी थी। क्यूरी ताप और नील ताप, कल का यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि क्यूरी ताप और नील ताप क्या होता है, या फिर ये सारे चुंबकीय व्यवहार आपको शो करने थे। ये चीज़ हमने देखी थी कि क्यूरी ताप मतलब वह ताप जिस पे कोई फेरोचुंबकीय पदार्थ जो है अनुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करने लग जाता है, उसको हम क्यूरी ताप कहते हैं। और नील ताप की हमने बात करी थी तो ये था कि वह ताप जिस पर कोई प्रति फेरोचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के समान व्यवहार करने अगर लग जाता है तो उसको हम नील ताप कहते हैं। यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी थी। अब जो हमारी चुंबकीय प्रवृत्ति थी, चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई जो हमने निकाला था कि किसी पदार्थ, वो जो कोई पदार्थ है चुंबकीय क्षेत्र के प्रति कितना संवेदनशील है, उसकी तरफ आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। आकर्षित हो रहा है तो उसके वजन में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये हम किस विधियों से निकाल सकते हैं, तो आज हम अपनी क्लास में यही करेंगे। चुंबकीय प्रवृत्ति निर्धारण की विधि आज की हमारा टॉपिक है, चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधि। चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधि कि हम किन विधियों के द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति को निर्धारित कर सकते हैं। किन प्रवृत्ति मतलब इसकी भी दो विधियां हैं, एक तो है गोय मेथड, दो विधियों के द्वारा हम किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति को निर्धारित कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दूसरा है फेराडे मेथड। फेराडे विधि, दो आपके पास विधि हैं। अब देखिए आप पहली विधि में क्या होता है और दूसरी विधि में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं पहली विधि कि गोय विधि में क्या होगा।
गोई विधि में क्या होता है कि गोई नाम का वैज्ञानिक था, इन्होंने क्या किया, एक गोई बैलेंस बनाया। गोई बैलेंस मतलब गोई तुला, जिसका यूज़ उन्होंने किया कि हम कैसे इसके आधार पर चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे गोई बैलेंस इन्होंने एक बनाया, गोई बैलेंस यानी गोई तुला इन्होंने एक बनाया। अब देखिए गोई तुला में कोई भी तुला की जब हम बात करते हैं कि कोई, जैसे आप किसी को माप रहे हैं आप, है ना, किसी तुल्य के माध्यम से, मतलब उसके दो भाग होते हैं, है ना। ये देखो दो पलड़े, ये आप दो पलड़े यहाँ मान लीजिए कि इसके दो पलड़े होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो गोई बैलेंस एक विशिष्ट प्रकार का बैलेंस था, गोई बैलेंस, इसमें क्या किया, एक पलड़ा है जो मतलब एक भाग जो है जो पलड़ा विहीन था, इसमें यहाँ कोई पलड़ा नहीं था, इसको इन्होंने ऐसे ही सिंपल रहने दिया। और जो दूसरा बैलेंस है उसको उन्होंने उसमें एक सिंपल नली लगाई और इस नली में इन्होंने कुछ ना कुछ, जिसकी भी हमको चुंबकीय व्यवहार ज्ञात करना है उसको हमने यहाँ भर दिया, एक गोई बैलेंस बनाया। अब आप देखिए कि अगर यहाँ पे हम इसको ये पलड़ा विहीन बना रहे हैं तो इसको भी हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो इसके बैलेंस के लिए इन्होंने यहाँ पे एक ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कुछ एपरेटस लगाए, ठीक है, ये जिससे ये यहाँ नीचे नहीं जाए, ये इन्होंने ये एपरेटस सेट किया। अब जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मैग्नेट तो लगाना पड़ेगा, तो इन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेट सेट किया, ये इन्होंने मैग्नेट सेट किया और इस मैग्नेट पे इन्होंने ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन्होंने ये ऐसा एपरेटर्स बनाया, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमारा है ये विद्युत चुंबक है। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तब इसका मान हम निकालेंगे, ठीक है। ये विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक। और ये जो है आपका नली में जो पदार्थ है जो हम सैंपल काम में ले रहे हैं, जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करनी है, ये है नली में पदार्थ, नली में पदार्थ, ठीक है। ये इस पूरे जो ऑपरेटर्स का नाम है उसका नाम है गोई बैलेंस। कौन सी विधि? गोई विधि। गोई विधि में गोई बैलेंस, और ये एक जिसमें एक पलड़ा विहीन होता है, यहाँ पे कोई पलड़ा नहीं होता है। दूसरे पलड़े पे हमने यहाँ पे एक सैंपल नली लगाई है जिसमें हमने पदार्थ भरा है और जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराया है कि हम मैग्नेटिक अगर इस पर फील्ड लगाए विद्युत चुंबक की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड इसको प्रोवाइड कराए तो फिर इसका क्या वाहक होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का निर्धारण करना स्टार्ट करते हैं तो पहले हम करते हैं कि जब हमने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तब हम इस पदार्थ का भार ज्ञात कर सकते हैं। मतलब पहला हम क्या करेंगे इसमें मेथड कि जब चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इसका भार हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जो भी इसका भार आएगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बार में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। दूसरा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर, चुंबकीय क्षेत्र लगाकर, मतलब जब हम इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे तब इसके भार में क्या अंतर आ रहा है हम उसको ज्ञात कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तब इसका भार क्या था, जब चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तब उसका भार क्या था, तो उसमें अंतर आएगा और जिससे हम उसके पदार्थ के ऊपर चुंबकीय प्रवृत्ति हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए कि जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो क्या होगा, जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो क्या होगा। देखना आप, अगर मैं इसमें प्रतिचुंबकीय कोई पदार्थ भर रही हूँ, ठीक है, जैसे पहली कंडीशन हम लेते हैं कि कंडीशन फर्स्ट में अगर प्रतिचुंबकीय पदार्थ इसमें कोई भरा हुआ है तो आपको पता है जब हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करी तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए म्यू की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, 0 आती है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है तो इसके लिए म्यू की वैल्यू जो आती है क्या आती है, 0 आती है। तो जब म्यू की वैल्यू 0 आएगी, आपने ये भी देखा था कल जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र, पिछली क्लास में जब मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया था तो मैंने ये बताया था कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र रखते हैं तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ को, मतलब पदार्थ जो है चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। ये प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब ये बीच में जैसे ही
मैंने यहाँ पे प्रतिचुंबकीय पदार्थ भरा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करेगा, रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं होगा, ये इसको और प्रतिकर्षित करेगा, जिससे जो इस पदार्थ का भार जो होगा, जो इसका भार जो वास्तव में जो भार था जब चुंबकीय क्षेत्र हमने नहीं लगाया था उसकी तुलना में कम प्राप्त होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कम प्राप्त होता है। ठीक है, इसके विपरीत जब मैं अगर इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ भर दूँ, ये मानो कि मैंने दूसरी कंडीशन यहाँ ये लगाई है कि मैंने इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ भरा है, अनुचुंबकीय पदार्थ इसमें अगर मैंने भरा है, अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि वही चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि जब हम अनुचुंबकीय पदार्थ रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर मैंने अनुचुंबकीय पदार्थ रखा है तो वो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे ही अपनी तरफ इस आकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा मतलब इसके भार में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। तो जब हम, क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अनुचुंबकीय पदार्थ में, तो इसके लिए म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है और इसके भार में क्या देखी जाती है, वृद्धि देखी जाती है। मतलब उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कब के किसकी तुलना में बढ़ जाता है, जब हमने चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया था उसकी तुलना में उसका जो भार है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हम किस प्रकार इसके लिए विशिष्ट प्रवृत्ति का मान निकाल सकते हैं। विशिष्ट प्रवृत्ति का मान हम निकाल सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है कि हम इनकी प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो विशिष्ट प्रवृत्ति हम किस प्रकार इनके लिए निकाल सकते हैं, ये आप देखिए। इसका सूत्र होता है विशिष्ट प्रवृत्ति का, काई बराबर ये है डेल्टा एम, ये है एल इंटू डेल्टा एम एच स्क्वायर इंटू एम। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये 12 है। यहाँ पे हम जब चुंबकीय प्रवृत्ति निकालते हैं या फिर इसको विशिष्ट ग्राम प्रवृत्ति भी हम बोल सकते हैं कि जब हम इसको पदार्थ को बहुत सूक्ष्म मात्रा में हम ले रहे हैं, ग्राम के रूप में अगर हम पदार्थ को ले रहे हैं तो इसको ग्राम प्रवृत्ति, विशिष्ट प्रवृत्ति भी हम बोल सकते हैं। तो इसके आधार पर हम गोई बैलेंस के आधार पर इसमें जो अंतर आ रहा है उसके आधार पर जो भी हमारे पास मान आ रहा है चुंबकीय प्रवृत्ति ये निकाल सकते हैं। ग्राम प्रवृत्ति, विशिष्ट चुंबकीय प्रवृत्ति हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो ये एल आपको दे रखा है, ये एल क्या है, ये एल जो है, जो हमने कल पोल स्ट्रेंथ देखी थी, जो ध्रुव शक्ति देखी थी, और उनकी इन जो दोनों पोल के बीच की जो डिस्टेंस थी वो है, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी। ठीक है, अब ये जो डेल्टा एम आ रहा है, ये डेल्टा एम आ रहा है, डेल्टा एम यहाँ पे क्या है कि हमने एक चुंबकीय पदार्थ की अनुपस्थिति में उसका वेट लिया और एक उसको चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में उसका वेट लिया था, और एक हमने जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तब उसका वेट लिया। तो जो ये दोनों जो मास में अंतर आ रहा है, जो उनके दोनों द्रव्यमान में अंतर आ रहा है, वो ये चीज़ है, यानी द्रव्यमान में अंतर। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो द्रव्यमान लिया गया था उसमें क्या चेंज आ रहा है, वो द्रव्यमान में अंतर। यहाँ पे है H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, H यहाँ पे है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पे M जो है, इसका M यहाँ पे है पदार्थ का द्रव्यमान। हम जनरली एक पदार्थ का, इसका वेट क्या है, जो पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान। अब इसके आधार पर हम ये जो अंतर निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसकी विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम प्रवृत्ति को हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति निकालूँ, काई एम निकालूँ, यानी मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति यहाँ पे अगर मैं निकालूँ, तो इसको अगर हम ग्राम प्रवृत्ति को, इसकी ग्राम प्रवृत्ति को अगर हम इसके अणुभार से गुणा करते हैं, कैपिटल एम, यानी इसका अणुभार, ये तो आपको पता है, काई जी ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति, ये मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति,
ग्राम चुंबकीय प्रवृत्ति को जब हम अणुभार से गुणा करते हैं तो हमें मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार हम इस विधि द्वारा चुंबकीय प्रवृत्ति को निकाल सकते हैं। ठीक है, गोई बैलेंस के द्वारा, गोई बैलेंस में कुछ नहीं करना होता है, खाली एक सैंपल ट्यूब में हमें एक सैंपल लेना होता है और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति और उपस्थिति में दोनों में भारों का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी विधि आती है फैराडे विधि। फैराडे विधि में भी थोड़ा कुछ ऐसा ही है। फैराडे विधि में क्या होता है कि फैराडे विधि में ये देखिए एक दूसरा होता है, फैराडे विधि में ऐसा कुछ होता है कि हमें एक ये चुंबक बनाने हैं और इन चुंबक के बीच में हमको कोई पदार्थ को लटकाना है। ठीक है, चुंबकों के बीच में हमको कोई पदार्थ को लटकाना है और इनको एक बेस से आप जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें जो ये m इसका द्रव्यमान जो है, इसका m द्रव्यमान हम मान सकते हैं किसी चीज़ का m द्रव्यमान, और इसकी काई इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी, इसकी काई क्या होगी, चुंबकीय काई क्या होगी, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति होगी और ये x डायरेक्शन में मूव करेगा। इसके जब इसको हम इस स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब जब हमने मैग्नेटिक फील्ड इसमें नहीं लगाया है तब ये सिंपल अवस्था में है, लेकिन जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, जिससे उसमें एक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, एक बल उत्पन्न होगा। उस बल का मान जो है, उस बल का मान F बराबर, उस बल का मान जो है F बराबर ये आपका द्रव्यमान m इंटू काई इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, H0 उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इनके गुणनफल के बराबर होगा। जो भी इसका बल होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा और ये डेल्टा H अपॉन डेल्टा x, ये कुछ वैल्यू आती है जिसका ये बल का मान आता है कि जब इसको हम लटकाएंगे तो इसको ये एक बल अनुभव करेगा, इस बल का मान ये होता है। अगर हम इसको ऐसे मान ज्ञात नहीं कर सक रहे हैं तो इसका एक मेथड और होता है इसी में कि हम दो चुंबकीय प्रवृत्ति वाले कोई पदार्थ ले लेते हैं। दो चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब एक तो हम मान लेते हैं जिसकी ज्ञात चुंबकीय प्रवृत्ति, मतलब जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ होती है, हम से कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू मान वाला कोई ले लेते हैं जिसकी हमें चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात होती है, जिसके लिए बल भी हमें ज्ञात होता है, और एक हम अननोन ले लेते हैं, अननोन वाले के लिए फिर हम निकाल देते हैं। जब हमें स्टैंडर्ड चीज़ ज्ञात होती है तो हम उससे कंपेयर करके अननोन वाले का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अब इसमें भी हम बल को जब ज्ञात करते हैं, बल को इसमें हम जब बल को ज्ञात करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ करते हैं कि हम इस पदार्थ को एक तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में तोलेंगे और एक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तोलकर इसका मान ज्ञात करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, मैं आपको जो ये बता रही हूँ कि स्टैंडर्ड वैल्यू भी किसी की रखकर हम इसका अननोन का मान ज्ञात कर सकते हैं। Fs इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ये S में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है और ये अननोन के लिए है। ठीक है, ये वही, अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यू हमें किसी की ज्ञात हो तो हम अननोन के लिए क्या चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। जी हाँ, हम अननोन के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं काई अननोन U बराबर F अननोन, ये हमें ज्ञात होता है कि क्या बल हम निकाल रहे हैं, इसके लिए क्या बल ये अनुभव कर रहा है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी F S M अननोन और ये यहाँ ऊपर चला जाएगा MS और काई S। ऐसे हम अननोन पर मतलब किसी भी अननोन पदार्थ के लिए हम चुंबकीय प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों मेथड बहुत इजी मेथड है, कोहे मेथड और फैराडे मेथड। इसमें खाली फॉर्मूला याद रखना होता है और इनका डायग्राम याद रखना होता है कि इसमें हो क्या रहा है, बाकी हम इजीली किसी की भी चुंबकीय प्रवृत्ति आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट अपना जो है अपन देखते हैं कि इसमें एक मेजर डिफरेंस अपन ये मानते हैं कि ये जो गोई मेथड है और फेराडे मेथड है, इनमें मतलब अंतर क्या होता है कि अपन क्यों किस में हम गोई मेथड को चूज़ करें या फिर फेराडे को चूज़ करें। तो फेराडे विधि में पदार्थ की बहुत कम मात्रा यूज़ में ली जाती है, मतलब हम इसमें जो भी पदार्थ की मात्रा लेंगे वो बहुत कम यूज़ में लेंगे, जबकि हमें जब गोई विधि की हम बात करते हैं तो हमें पूरा सैंपल ट्यूब भरना होता है उसमें, और सैंपल ट्यूब के अंदर फिर उसकी पदार्थ की 1 ग्राम तक मात्रा भी इन्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, और इसमें ऐसे मेजर डिफरेंस मानते हैं कि हम इन दोनों में अंतर, विधियों को अंतर करते ही चलते हैं, तो फेराडे विधि को थोड़ा बेस्ट विधि मानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला हमारा टॉपिक स्पिन ओनली फॉर्मूला। मतलब हम चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं, चुंबकीय आघूर्ण अगर हमको ज्ञात करना है तो उसके लिए अपने को स्पिन ओनली फॉर्मूला या फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला किस प्रकार हम यूज़ करते हैं चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए, म्यू ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय आघूर्ण मतलब कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अनुचुंबकीय होगा, ये हमें पता लगाने के लिए हमें म्यू का मान ज्ञात होना चाहिए। म्यू का जैसे ज्ञात हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, ये पदार्थ अनुचुंबकीय है। और म्यू ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है जो है स्पिन ओनली फॉर्मूला। स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली फॉर्मूला, या फिर हम इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कह सकते हैं, है ना। तो हम इस चुंबकीय आघूर्ण को भी अब मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि म्यू का मान ज्ञात करना है। म्यू का मान ज्ञात करना है मतलब म्यू का मान हम किस सहायता से ज्ञात करते हैं? म्यू का मान हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि आपने जैसे जनरल पढ़ा होगा, अभी हम इसको डिराइव करेंगे कि आखिर जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो होता क्या है। लेकिन जैसे आपने जनरल फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, म्यू इज इक्वल टू √n कोष्ठक n+2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, जब हम चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालते हैं तो हम जो ये n की वैल्यू है हम ये लिखते हैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि ये म्यू की वैल्यू क्या आएगी, और म्यू की वैल्यू के आधार पर हम पता लगाते हैं कि अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो ये हमें म्यू की वैल्यू स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी करता है, अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करता है और ऑर्बिटल के चारों ओर चक्कर भी लगाता है, यानी 2 प्रकार की गति करता है। तो इसमें जो है चक्रण कोणीय संवेग और कक्ष की कोणीय संवेग सभी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए जो एक स्पिन ओनली फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है उसका मान होता है जैसे म्यू इज इक्वल टू √4s कोष्ठक s+1। ये कोई फॉर्मूला होता है जिसके आधार पर हम इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे, 4s कोष्ठक s+1। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो s जो हमें वैल्यू दे रखी है, s वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन जो स्पिन करने के कारण चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, चक्रण कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है स्पिन करने के कारण, या स्पिन चक्रण कोणीय क्वांटम संख्या, इस s को हम यहाँ ये कहते हैं कि चक्रण कोणीय क्वांटम संख्या है या फिर चक्रण कोणीय संवेग इसके कारण उत्पन्न हो रहा है, ये चीज़ है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला है उसको हम कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखना, अगर मैं इसको रूट को यहाँ से 2 को बाहर निकालूँ तो ये √2s ब्रैकेट s+1 बन जाएगा। मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, नो डाउट 4 का रूट निकाल के यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ गलत कर दिया, ठीक है, इसको 2 को हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला होता है 2s+1, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बताया था
जब वो बताया था तो मैंने आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला बताया था कि 2s+1, जब इसकी वैल्यू हम s के अलग अलग मान रख के निकाल रहे थे तो मैंने आपको बताया था डबलेट, सिंगलेट होगा कि ट्रिपलेट स्टेट में होगा, तो अलग अलग स्टेट हम इनसे निकाल रहे थे। तो ये जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी वाला फॉर्मूला है इसकी वैल्यू कब बनाती है, टू, ये s के मान के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं s ना लिख के इसको n+1 भी लिख सकती हूँ, या फिर तो आप 2s+1 लिख लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला, या फिर आप n+1 लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे। जैसे ये इसमें हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी, +½ इसके लिए भी क्या होगी, +½ वैल्यू होगी, मतलब 2 × +½ यानी 1 हो जाएगी टोटल इसकी वैल्यू। टोटल s कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1, 2 + 1 = यहाँ पे 3 अपने पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू देखूँ, n क्या कहता है कि टोटल इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। n की जब भी बात करते हैं तो n ये आता है कि टोटल इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें एक अयुग्मित दूसरा भी अयुग्मित, यानी 2 + 1 = 3, मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। भले हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को यानी चक्रण बहुलकता को ऐसे निकालें या फिर n+1 वाले फॉर्मूले से निकालें, दोनों के लिए वैल्यू सेम आती है, सेम आ रही है, मतलब ये दोनों फॉर्मूले जो हैं एक ही कॉन्सेप्ट के हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के हैं, तो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को बराबर लिख सकती हूँ। कहने का मतलब अगर मैं 2s+1 = n+1 कर दूँ तो अब यहाँ से क्या s की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये +1 से +1 इधर कैंसिल, अगर मैं s = n/2 लिखूँ तो, ठीक है, यानी s की वैल्यू हम n/2 कहीं ना कहीं पुट कर सकते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला है चुंबकीय आघूर्ण का, तो आप यहाँ पे 4 × s की जगह पर n/2 रख सकते हैं और ये वापस n/2 + 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप 2 × 2 = 4, ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व कर देते हैं, ये 2n n/2 + 1 इसको सोल्व कर देते हैं, अभी यहाँ से तो हम ब्रैकेट नहीं लगाए तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 से 2 काट सकते हैं, n कोष्ठक n+2, ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि जब हम चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करते हैं तो हम निकाल सकते हैं कि इसके जो म्यू का मान है n कोष्ठक n+2 है। अब मैं बोलूँ कि जैसे कोई क्वेश्चन अगर हम सोल्व करें कि किसी के लिए चुंबकीय आघूर्ण हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर मैं जितने आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे दूं, आप उसके मान से आप चुंबकीय आघूर्ण का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं 1-2 आपको क्वेश्चन बताती हूँ कि आपको पता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक Bm, बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन इसका मात्रक होता है। ये फॉर्मूला क्या है, √n कोष्ठक n+2, इसके आधार पर आप किसी भी पदार्थ की चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल सकते हैं, कौन अनुचुंबकीय होगा कौन प्रतिचुंबकीय होगा, आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए हम 2 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन है जैसे कि अपन चक्रण सूत्र द्वारा अपन क्वेश्चन है चक्रण सूत्र द्वारा CO+3 की के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए।
आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और उसके बाद में वही वाला फॉर्मूला रखना है। जिसे हम इसको सोल्व करते हैं अगर, जैसे CO3+, ठीक है, CO3+ है। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का 27, ठीक है। 27 में यानी 3d7 और 4s2 इसमें इलेक्ट्रॉन, इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब क्या करना है हमको, ये जैसे CO का लिखा है मैंने, अब मेरी जो इसमें कोबाल्ट की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मतलब इसमें से मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 तो यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा, मतलब 3d6 4s0, ठीक है, ये है। और अब आपको पता है कि अगर आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ी होगी, यहाँ पे डायरेक्ट ये CO3+ का पूछ रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ में अगर कोई लिगेंड दे रखा होगा, मानो कि मैं इसके साथ कॉम्प्लेक्स ये बना देती हूँ, ठीक है। ये अभी मान लो कि क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने कोई कॉम्प्लेक्स बनाया है आपके, ये देखो, इस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको ये चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ तो हम इसके लिए क्रिस्टल क्षेत्र, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगाकर हम कैसे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखना, आपके पास D5 इलेक्ट्रॉन, ये 5 ऑर्बिटल है। D कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने, 6, 1 2 3 4 5 और 6। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, वही आपकी यूनिट फर्स्ट वाले में, पार्ट ए वाले में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशन मेटर कॉम्प्लेक्स वाले में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, तो आपने देखा था कि F जो है दुर्बल फील्ड लिगेंड है। दुर्बल फील्ड लिगेंड है तो कक्षकों की स्प्लिटिंग क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन का भरना इस प्रकार होता है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरे जाते हैं, फिर पेयर होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो सारे इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाते और फिर ऊपर जाते। तो ये जो वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है फ्लोरीन, तो इसमें पहले सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक एक कक्षक में भरे जाएंगे, फिर इनकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। अब बात करें कि इसमें वही हमारा फॉर्मूला, चुंबकीय आघूर्ण वाला फॉर्मूला, μ = √n कोष्ठक n+2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। μ = ये आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4। फोर इंटू 6 यानी 24, ठीक है। और इसके लिए रूट का जो मान होता है 4.9 कुछ ऐसा समथिंग आता है, ठीक है। इसके लिए अब अगर रूट का मान निकाले तो मतलब इस तरीके से हम इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि चुंबकीय आघूर्ण का मान ये दे रखा है और आपको इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कैसे करेंगे। अपन दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि एक संकुल का चुंबकीय आघूर्ण एक संकुल का चुंबकीय आघूर्ण 15 है। एक संकुल का चुंबकीय आघूर्ण 15 है। इसके लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। मतलब हमें डायरेक्ट इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान दे रखा है, फॉर्मूला वही लिख दीजिए, μ =
n कोष्टक n+2, यानी उसका मान हमें ये √15 है शायद, ठीक है, √15 मान दे रखा है। तो यानी म्यू का मान हमें क्या दे रखा है, √15 इसका मान हमें दे रखा है। हमें केवल n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हम यहाँ से डायरेक्ट इसके n की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम इसको LHS माने और इसको RHS माने तो LHS और RHS की वैल्यू हमको बराबर करनी है। ये LHS है, ये RHS है, इन दोनों की वैल्यू को हमको बराबर करनी है। मतलब इसके साथ में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल इसमें हमें मान निकालना है, ठीक है। अगर हम मान रखते तो अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 रख के देखती हूँ तो यहाँ पे 1 × 1 + 2 यानी 3 टोटल ही 3 आता है, जो हमारे 15 के बराबर नहीं है। हमको LHS बराबर RHS करना है। मतलब यहाँ पे अगर मैं n बराबर 2 रख के देखती हूँ तो 2 + 2 यानी 4 2 जा 8 हमें प्राप्त होता है। मतलब 8 भी हमारे 15 के इक्वल नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे n बराबर 3 रख के देखूँ तो 3 × 3 + 2 यानी 3 और 2 5 और 5 3 जा 15। तो यानी यहाँ जब हम n की वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे 15 वैल्यू प्राप्त होती है। मतलब LHS बराबर RHS है। तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, है ना। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस वाले कॉम्प्लेक्स जो भी होगा जिसके लिए n बराबर √15 आ रहा है, उसके लिए जो n का मान होगा कितना होगा, 3 होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आगे हम और कुछ, जैसे हमने पिछली क्लास में जो पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी, तो हमने इसका मान कुछ इस तरीके से ही मतलब ये बताया था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी में प्रेजेंट है तो वो अनुचुंबकीय होगा, अगर इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पैड है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, किस प्रकार इनकी व्यवस्था होगी तो किस प्रकार ये अरेंज होगा, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।